वेलकम बैक एवरीवन टू लेक्चर नंबर 10। सहयोग आपके कोऑपरेशन और कंपटीशन के निर्धारक कौन कौन होते हैं? वे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि लोग सहयोग करेंगे या प्रतिस्पर्धा करेंगे, वो आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे समूह के अंदर, या फिर वो कंपटीशन की तरफ अग्रसर होंगे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, निम्नलिखित है। पहला है आपका पारितोषिक संरचना, अर्थात यहाँ पे आपकी किसकी बात हो रही है? आपकी रिवॉर्ड्स की बात हो रही है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लोग सहयोग करेंगे अथवा प्रतिस्पर्धा करेंगे, यह पारितोषिक संरचना पर निर्भर करता है। सहयोगी पारितोषिक संरचना वह है जिसमें प्रोत्साहक परस्पर निर्भरता पाई जाती है। प्रत्येक पुरस्कार का लाभ भोगी होता है और पुरस्कार पाना तभी संभव होता है जब सभी सदस्य मिलकर प्रयास करते हैं। ठीक है, जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, क्या करेंगे वहां पे, तो ही उनको पुरस्कार मिलेगा। प्रतिस्पर्धात्मक पारितोषिक संरचना वह है जिसमें कोई व्यक्ति तभी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति पुरस्कार नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए किस पे डिपेंड करेगा, ये पारितोषिक संरचना के ऊपर। उसके बाद नंबर 2 है आपका अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन आपका। ठीक है ना, जब समूह में अच्छा अंतरवैयक्तिक संप्रेषण होता है, मतलब समूह के जो 10 लोग हैं वो आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, तो सहयोग इसकी संभावित परिणति होती है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, तो इसकी संभावित परिणति क्या होगी? सहयोग। संप्रेषण अंतःक्रिया और विचार विमर्श को सुकर बनाता है। ठीक है, जब आप दूसरों से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके विचार वगैरह खुलेंगे और उस चीज को क्या मिलेगा? सुकर बनाएगा, ये है ना, फैसिलिटेट करेगा उस चीज को। इसके परिणाम स्वरूप समूह के सदस्य एक दूसरे को अपनी बात मनवा सकते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस तरह की बातें। फिर अगला है आपके पास यहाँ पे परस्परता। परस्परता की बात करेंगे। परस्परता यानी कि रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, परस्परता आगे बहुत काम आने वाला है। परस्परता, रेसिप्रोसिटी। परस्परता का अर्थ यह है कि लोग जिस चीज को प्राप्त करते हैं उसे लौटाने में कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। प्रारंभिक सहयोग आगे चलकर अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। आज आपने किसी की मदद की, ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी अधिक प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करती है। आपने किसी से कॉम्पीट किया, वो भी कॉम्पीट करेगा। यदि कोई आपकी सहायता करता है तो आप उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति जब आपको सहायता की आवश्यकता होती है तब आपकी सहायता करने से क्या कर देता है? मना कर देता है, तो आप भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ होगा, मान लीजिए आप गए हैं और आपने मांगा है कि मुझे पेन दे दीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आपने किसी से पेन मांगा और उसने पेन नहीं दिया, तो वो बात आपको क्या रहेगी? जीवन भर याद रहेगी, और अगली बार जब वो आपसे पेन मांगेगा या किसी वस्तु मांगेगा तो आप उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने 3 नियम। नंबर 3 नियम कौन सा है हमारे पास? परस्परता का। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट सामाजिक अनन्यता की। सामाजिक अनन्यता से आशय क्या है? आपकी आइडेंटिटी से। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? कहां पे? आपके समाज में। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस प्रश्न के लिए आपका क्या उत्तर था? संभवतः आपका उत्तर यह हो कि आप एक परिश्रमी, एक मेहनती तथा प्रसन्नचित्त लड़का लड़की हैं। यह उत्तर आपको आपकी सामाजिक अनन्यता, जो व्यक्ति कौन है, इसकी उसकी स्वयं की परिभाषा है, के बारे में जानकारी देता है। इस आत्म परिभाषा में क्या क्या है? व्यक्तिगत गुण जैसे परिश्रमी, प्रसन्नचित, या वे गुण जो दूसरों के समान होते हैं जैसे लड़का या लड़की दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यद्यपि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो अनन्यता है, के कुछ पक्ष शारीरिक विशेषताओं से निर्धारित होते हैं, तथापि हम अन्य पक्षों को समाज में अन्य व्यक्तियों से होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्जित करते हैं। कभी हम स्वयं को एक अनूठे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो दूसरी स्थिति में हम स्वयं को समूह के सदस्य के रूप में देखते हैं। आत्म, यहाँ बात होगी सेल्फ की, या स्व की अभिव्यक्ति के लिए दोनों ही समान रूप से वैध है। स्वयं को एक अनूठे व्यक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण से उत्पन्न हमारी व्यक्तिगत अनन्यता, सेल्फ आइडेंटिटी, और उस समूह जिसके सदस्य के रूप में हम स्वयं को देखते हैं, उससे उत्पन्न सामाजिक अनन्यता, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जिस सीमा तक स्वयं को व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर परिभाषित करते हैं वह नम्य या लचीला होता है। अपने स्वयं के अनुभव से आप यह अनुभव करिए कि आपके आत्म संप्रत्यय के लिए एक सामाजिक समूह के साथ तादात्म्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब भारत कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो आप कैसा अनुभव करते हैं? आप स्वयं को उल्लासित एवं गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप ऐसा इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या है? एक भारतीय के रूप में है। आपकी आइडेंटिटी किस रूप में है? एक भारतीय के रूप में देखते हैं आप। ठीक है, अतः सामाजिक
अनन्यता हमारे आत्म संप्रत्यय का वह पक्ष है जो हमारी समूह सदस्यता पर आधारित है। सामाजिक अनन्यता हमें स्थापित करती है, अर्थात एक बड़े सामाजिक संदर्भ में हमें यह बताती है कि हम क्या हैं। आप इंडियन हैं और हमारी क्या स्थिति है तथा इस प्रकार समाज में हम कहाँ हैं इसको जानने में सहायता करती है। अपने विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में आपकी एक सामाजिक अनन्यता है कि आप किसी स्कूल के एबीसी स्कूल के आप छात्र या छात्रा है, या एबीसी कॉलेज के आप छात्र या छात्रा है। एक बार जब आप अपने विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में एक अनन्यता स्थापित कर लेते हैं तो आप उन मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं जिन पर आपके विद्यालय में बल दिया जाता है, और उन मूल्यों को आप स्वयं का मूल्य बना लेते हैं। मतलब स्कूल के अंदर जो चीजें होती हैं वही आप क्या कर लेते हैं, उस चीज को आत्मसात कर लेते हैं। अनन्यता सदस्यों को स्वयं के साथ उनके सामाजिक जगत के विषय में एक जैसे मूल्यों, विश्वासों तथा लक्ष्यों का एक संकलन प्रदान करती है। क्या आपकी आइडेंटिटी की बात हो रही है। एक बार जब आप अपने विद्यालय के मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं तो यह आपकी अभिवृत्तियों, एटीट्यूड एवं बिहेवियर के समन्वयन एवं नियमन में सहायता करता है। ठीक है। आप अपने विद्यालय को शहर राज्य के सर्वोत्तम विद्यालय बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके जिले का नाम हो पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी जुड़ी है उसके साथ में। ठीक है। ओके। जब हम अपने समूह के साथ एक दृढ़ अनन्यता विकसित कर लेते हैं तो अंतः समूह में एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कहानी की स्टार्ट होती है मेन यहाँ से। ठीक है। आपने क्या किया, अपने समूह के साथ, अवर ग्रुप कौन सा है, हमारा ग्रुप है साइकोलॉजी, और उनका कौन सा है, दे का है आपका सोशियोलॉजी। तो हमने क्या कर लिया, एक हमने आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर ली, हमने एक अनन्यता स्टैब्लिश कर ली, किसके साथ, साइकोलॉजी के साथ। ठीक है। तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। हो गया आपका वर्गीकरण। आप साइकोलॉजी वाले हैं, दूसरे बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उससे मतलब नहीं। जिस समूह से हम अपना तादात्म्य रखते हैं वह अंतः समूह बन जाता है। आपका समूह कौन सा है, आपका समूह है साइकोलॉजी, क्योंकि आपने क्या कर लिया है इसके साथ, स्वयं की आइडेंटिटी आपने इसके साथ आइडेंटिफाई कर ली है, आपने इसके साथ तादात्म्य बना लिया है साइकोलॉजी के साथ। तो साइकोलॉजी आपका क्या रहेगा, ये अवर ग्रुप में आएगा। आप किस समूह में है, आप साइकोलॉजी समूह के अंदर है। और बाकी जो बाह्य ग्रुप है, जो बाह्य ग्रुप है वो कौन सा आएगा, वो अन्य सब्जेक्ट जो भी होंगे, अन्य विषय, सोशियोलॉजी, फिलोसफी एक्सेट्रा, जो भी ग्रुप है वो क्या रहेंगे, वो दे रहेंगे, यानी कि वे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरे समूह बाह्य समूह बन जाते हैं। इस अंतः समूह तथा बाह्य समूह वर्गीकरण का एक नकारात्मक पक्ष यह है कि हम बाह्य समूह की तुलना में अंतः समूह का अधिक अनुकूलन निर्धारण करते हुए अंतः समूह के प्रति पक्षपात का प्रदर्शन आप यहाँ पे करना प्रारंभ कर देते हैं और बाह्य समूह का अवमूल्यन करने लगते हैं। अनेक अंतर समूह द्वंद्वों का आधार बाह्य समूह का यह अवमूल्यन होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसी चीज का, इसी वर्गीकरण का, इसी कैटेगरी जो हमने बनाई है, कैटेगराइजेशन आपको पढ़ाया था, सोशल कैटेगराइजेशन, हम क्या करते हैं, हम वर्गों में स्थापित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप था आपका, साइकोलॉजी का। तो आप क्या शो करेंगे, यहाँ पे आप पॉजिटिविज्म शो करेंगे, पॉजिटिविज्म नहीं, यहाँ पे आप क्या शो करेंगे, फेवरेट। ठीक है। आपके फेवरेट कौन होंगे, जो आपके साथ साइकोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। आप खुद सोच के देखिए कि साइकोलॉजी जो दूसरा परीक्षा दे रहा है, आप उसके साथ क्या एक फिक्स कर लेते हैं, एक पसंद की तरह एक बार बात हो जाती है कि आपके फेवरेट हो जाते हैं, उनके तरफ आप क्या करेंगे, एक फेवर देंगे। ठीक है। लेकिन वही मान लीजिए कोई आके बोलता है कि हम नेट सोशियोलॉजी से दे रहे हैं, तो आप उनकी तरफ देखते भी नहीं है। ठीक है। आपको उनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, आप हमारे ग्रुप के नहीं हो, आप दूसरे ग्रुप के हो। ठीक है। ओके। तो आप क्या बना लेते हैं, आप एक प्रकार से नेगेटिव बना लेते हैं, किसकी तरफ, बाह्य समूह की तरफ। ठीक है। और एक बात और गौर देने वाली कि सेम किसके साथ हो रहा है, सेम ये बाह्य समूह जो है इनके साथ भी हो रहा है। ठीक है। अब ये क्या हो गए हैं, अब ये अंतर समूह हो गए हैं और आप बाह्य समूह हो गए हैं। तो सोशियोलॉजी वाला भी सोचेगा, जो सोशियोलॉजी लेके रखा है उसका क्या होगा, उसका भी अंतः समूह होगा, समूह के अंदर वो फेवरेटिज्म शो करेगा, पॉजिटिव लोगों से बातें करेगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। और जो साइकोलॉजी वाले होंगे उसको वो कैसे देखेगा, कैसे प्रेक्षण करेगा, उनका उनका करेगा वो बाह्य समूह के रूप में। ठीक है। तो जो आप कर रहे हैं, सामने वाला भी, दूसरा ग्रुप भी वही कर रहा है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है। पहले केस में ये है आपका अस यानी हम, और ये है वे, दे। ठीक है, हमारे लिए। ये हुआ कौन सा, ये हुआ सीन नंबर 1।
दूसरे सीन में क्या होगा, अब बी ग्रुप के लिए क्या होंगे, हम हो जाएंगे, अब यहाँ पे हम हो जाएंगे और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, दे, वे। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या स्टार्ट होगा, इन दोनों के बीच स्टार्ट होगा द्वंद्व। इन दोनों के बीच क्या स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर मान के चलिए आपका थोड़ा सा अवमूल्यांकन हो गया है इनका, ये भी सेम आपके साथ वही करेंगे, है ना, थोड़ा सा नेगेटिव शेड में देखेंगे आपको ये भी, और आप भी इनको नेगेटिव शेड में देख रहे हैं। तो यही किसी को उत्पन्न करेगा, ये उत्पन्न करेगा आपके इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी कि आपका अंतर समूह द्वंद्व क्या उत्पन्न करेगा, ये अंतर समूह द्वंद्व उत्पन्न करेगा, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ए और बी के ग्रुप के बीच क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इसी प्रकार के अलग अलग समूह हैं। कोई बोलता है हम पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे, और कोई दूसरा बोलता है समूह हम पिक्चर रिलीज होने देंगे। ठीक है, इसी प्रकार कोई बोलता है हम एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे, और कोई बोलता है हम दूसरी पार्टी को वोट करेंगे। ठीक है, तो समूह बन रहे हैं और उनके बीच क्या होगा, फिर द्वंद्व होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अंतर समूह द्वंद्व, इसकी नेचर क्या है और कारण क्या है, प्रकृति क्या होती है अंतर समूह द्वंद्व की, और इसके कारण क्या है उसकी हम बात करेंगे। द्वंद्व, आपका कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति या पर्सन भी हो सकता है या समूह ग्रुप भी हो सकता है, यह प्रत्यक्षण करते हैं कि दूसरे व्यक्ति या समूह उनके विरोधी हितों को रखते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे का खंडन करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ हम, वी और दूसरा अदर या फिर जिसे वे दे भावना भी कहा जाता है कि एक गहन भावना होती है। ठीक है, तो भारत के वासी हैं तो हम, और जापान का कोई अगर वासी है तो हो जाएगा वो वे। ठीक है, दोनों पक्षों का यह विश्वास भी होता है कि दूसरे केवल अपने हितों का संरक्षण करेंगे, इसलिए उनके हितों का संरक्षण नहीं किया जाएगा। यहाँ न केवल एक दूसरे का विरोध किया जाता है बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास भी करते हैं। तो आप भारत में रहते हैं तो ये सब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है यहाँ पे किस प्रकार की चीजें होती है इंटर ग्रुप के बीच में। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों की तुलना में समूह अधिक आक्रामक पाए गए हैं। ठीक है, आक्रामकता हमको ज्यादा कहाँ देखने मिलेगी, हमको व्यक्तियों के कंपेरिजन में हमको देखने मिलेगी समूह में। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई यूपी से है, ये एक समूह है, और कोई मान लीजिए कर्नाटक से है, ये एक समूह है। ठीक है, तो अगर एक यूपी का बंदा होगा और एक कर्नाटक का बंदा होगा तो इनके कंपैरिजन में एक समूह के अगर लोग होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमको आक्रामक लोग ज्यादा पाए जाएंगे, है ना, समूह हमको क्या मिलेगा, अधिक आक्रामक पाया जाएगा। यह प्राय क्या करता है, द्वंद्व को बढ़ाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाएगा। ठीक है, एक समूह के लोगों ने क्या किया, एक समूह के लोगों ने वहां पे मान लीजिए चोरी की। ठीक है, तो दूसरा समूह क्या करेगा, उस पर हावी हो जाएगा, और ये किसको बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा कॉन्फ्लिक्ट को। सभी द्वंद्व महंगे पड़ते हैं क्योंकि इसके लिए मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। रशिया यूक्रेन युद्ध में विजय एवं पराजय दोनों ही होती है, परंतु युद्ध की मानवीय कीमत इन सभी से ऊपर होती है। जितने लोगों की मौत हो जाती है वो तो वापस नहीं आ सकती ना इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसीलिए समाज में अनेक प्रकार के द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष आमतौर पर देखे जाते हैं जो दोनों पक्षों के साथ ही साथ समाज के लिए भी महंगे पड़ते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहा है, एक ये एक समूह है और दूसरा इस पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है ये अपने मजे में है, लेकिन इनके बीच क्या हो रहा है, जो समूह के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और मारामारी वगैरह चीजें ऐसी हो जाती है। अब हम बात करेंगे समूह द्वंद्व के कुछ मुख्य कारण निम्नांकित हैं। ए समूह साइकोलॉजी और बी समूह सोशियोलॉजी के बीच द्वंद्व क्यों होगा। दोनों पक्षों में संप्रेषण का अभाव। साइकोलॉजी वाले केवल साइकोलॉजी की स्टडी करेंगे, उनको क्या मतलब है कि सोशियोलॉजी वाले से संप्रेषण करेंगे, और सोशियोलॉजी वाले भी क्या करेंगे, केवल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और अपने ग्रुप में रहेंगे। उनको क्या मतलब है यहाँ की साइकोलॉजी से बात करें तो यहाँ पे क्या देखा आपने, संप्रेषण का अभाव, कम्युनिकेशन ही नहीं है। ठीक है, एवं दोषपूर्ण संप्रेषण द्वंद्व का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार का संप्रेषण संदेह अर्थात विश्वास के अभाव को उत्पन्न करता है, इसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व उत्पन्न होता है। दूसरी बात करें, सापेक्ष वंचन अंतर समूह द्वंद्व का एक दूसरा कारण है। यह तब उत्पन्न होता है जब एक समूह के सदस्य स्वयं की तुलना दूसरे समूह के सदस्यों से करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे जो चाहते हैं वह उनके पास नहीं है,
परंतु वह दूसरे समूह के पास है। ठीक है, मान के चलिए आप साइकोलॉजी वाले हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपकी सोशियोलॉजी वालों से क्या है, आपकी दुश्मनी है। अगर नहीं भी है तो ये लेक्चर करते करते आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलते हैं कि हमारे पास डेटा वगैरह नहीं है, साइकोलॉजी के बच्चे कम हैं, ये सब चीजें आप विचार करते हैं और इनसे क्या करते हैं, आप तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और तुलना जहां होगी वहां पे घातक हो जाती है। दूसरे शब्दों में वे यह अनुभव करते हैं कि वे दूसरे समूह की तुलना में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है सोशियोलॉजी में ज्यादा स्कोरिंग है, उसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन आपने क्या आरंभ कर दिया, यहाँ पे तुलना करना आरंभ कर दी। यह वंचन एवं असंतोष की भावना को उत्पन्न करता है जो द्वंद्व को उद्दीप्त कर सकते हैं। ठीक है, द्वंद्व का एक दूसरा कारण किसी एक पक्ष का यह विश्वास होता है कि एक पक्ष दूसरे से बेहतर है, मतलब ए जो है वो बी से क्या है, बेहतर है, और वे जो कुछ कह रहे हैं उसे होना चाहिए। जब यह नहीं होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। बहुत छोटे से भी मतभेद या विवाद को बढ़ा चढ़ाकर देखने की एक प्रवृत्ति को प्रायः देखा जा सकता है, जिसके कारण द्वंद्व बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने समूह के मानकों का आदर करना चाहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि आरएसएस और आईएसआई के जो लोग हैं ये क्या है, ये अलग अलग समूह हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो हम कहें वो हो, ये चाहते हैं कि जो हम कहें वो हो, और इसके कारण क्या होता है, वहां पे द्वंद्व होता है। ये सब बात आप लोग को मालूम है, आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे खासे वयस्क हो चुके हैं आप, तो आपको ये सब चीजें मालूम है। यह भावना कि दूसरा समूह मेरे समूह के मानकों का आदर नहीं करता और अपकारी या द्वेषपूर्ण आशय के कारण वास्तव में इन मानकों का उल्लंघन करता है, तो ये भी द्वंद्व का एक कारण है। पूर्व में की गई किसी क्षति का बदला लेने की इच्छा, है ना, भी द्वंद्व का एक कारण हो सकती है। ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था, अमेरिका पे हमला किया, तो अमेरिका का जो समूह है वो क्या कर रहा है, अब आके अफगानिस्तान, ईरान में यहाँ सब हल्ला वगैरह कर रहा है। पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण अधिकांश द्वंद्व के मूल या जड़ में होते हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि वे एवं हम की भावनाएं पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण को जन्म देती है। ठीक है, तो आप भी अपने, अगर आप गांव में कभी पैदा हुए हैं तो आपको ये पूर्वाग्रह वगैरह बहुत ज्यादा देखने मिला होगा। ठीक है, पूर्वाग्रह वगैरह क्या होता है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शोध कार्यों ने यह प्रदर्शित किया कि अकेले की अपेक्षा समूह में कार्य करते समय लोग अधिक प्रतिस्पर्धी एवं आक्रामक होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, रिसर्च में यह पाया गया है कि अकेले की अपेक्षा, अगर आप अकेले हैं उसकी अपेक्षा अगर समूह में कार्य कर रहे हैं तो लोग क्या होते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है और एग्रेसिवनेस भी ज्यादा शो करते हैं। समूह दुर्लभ संसाधनों, दोनों ही प्रकार के संसाधनों, भौतिक जैसे भूभाग या क्षेत्र एवं धन एवं सामाजिक जैसे आदर और सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो एक स्टेट बोलता है कि हमको ये जमीन का भाग चाहिए है और दूसरा बोलता है कि नहीं ये भाग हमारा है। इस पे क्या होता है, फिर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ जाता है और द्वंद्व वगैरह चीजें होती है। ठीक है, ओके, इसके बाद बात करेंगे समूहों के बीच द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट जो है अनेक सामाजिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ये प्रक्रियाएं प्रत्येक पक्ष के आधार को दृढ़ बनाती है, जिसके कारण अंतः समूह ध्रुवीकरण की उत्पत्ति होती है। मतलब आपके ग्रुप का क्या होने लगता है, वहां पे पोलराइजेशन होने लगता है वहां पे, है ना, आपका जो फैसला था उस पे आप और कंफर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी परिणति समान मानसिकता या विचारधारा वाले पक्षों द्वारा गठबंधन निर्माण के रूप में हो सकती है, जिसके कारण दोनों पक्षों में आशंका की वृद्धि होती है, जो मिथ्या धारणा एवं पूर्वाग्रही व्याख्या और गुणारोपण में परिणत होती है। इसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व बढ़ जाता है। मेन इतना कह रहे हैं कि वर्तमान समाज अनेक अंतर समूह द्वंद्वों से घिरा हुआ है। आप ये एक लाइन पढ़ लेंगे तो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। ये द्वंद्व किस पे आधार पे हो रहे हैं, जाति के आधार पे, ए जाति, बी जाति, सी जाति, डी जाति। ठीक है, इसके आधार पे क्या हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। वही बात करें हम रिजर्वेशन, आरक्षण को लेके भी क्या हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। तो ये सब आपके आसपास की चीजें हैं। वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे तो बहुत ज्यादा, क्षेत्र के आधार पे और भाषा के आधार पे भी बहुत ज्यादा इत्यादि से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने देश में क्या चल रहा है, द्वंद्व, ये लाइन में इसकी पूरी समरी है। ठीक है, इसका एक एक एग्जांपल आपको मालूम है कि किस वजह से क्या चीजें होती है। वहीं बात करें मिस्टर गार्डनर मर्फी की, तो इन्होंने पुस्तक लिखी कौन सी, इन द माइंड्स ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। अधिकांश द्वंद्व लोगों के मन से प्रारंभ होते हैं और इसके बाद वे बाहर आते हैं। इस प्रकार के द्वंद्वों की व्याख्या संरचनात्मक, सामूहिक तथा वैयक्तिक स्तरों पर की जा सकती है। संरचनात्मक दशाओं के अंतर्गत क्या आएगा, आपकी निर्धनता की ऊंची दर, आर्थिक और सामाजिक स्तरीकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक एवं सामाजिक अवसर आदि निहित होते हैं। समूह स्तर के कारकों पर शोध किए प्रदर्शित करता है कि सामाजिक अनन्यता, सोशल आइडेंटिटी, संसाधनों के लिए समूहों के बीच होने वाली यथार्थवादी द्वंद्व तथा समूहों के बीच असमान शक्ति संबंध द्वंद्व में वृद्धि करती है।
वैयक्तिक स्तर पर विश्वास, पूर्वाग्रही अभिवृत्तियां एवं व्यक्तित्व की विशेषताएं महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉइश ने अंतर समूह द्वंद्व के निम्नलिखित परिणतियों की पहचान की है। इंपॉर्टेंट, डॉइश ने क्या बोला है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनके बीच क्या परिणतियां हैं उनकी पहचान यहाँ पे की है। उनको देखते हैं हम कि क्या है। समूहों के बीच संप्रेषण खराब हो जाता है, समूह एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसके कारण संप्रेषण भंग हो जाता है और यह एक दूसरे के प्रति संदेह को उत्पन्न करता है। ठीक है, ओके। यहाँ हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में धर्म की बात करेंगे तो धर्म के रूप में क्या करते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप क्या करता है, ए समूह बी समूह विश्वास नहीं करता, ए बोलता है कि बी के लोग ऐसा कर रहे हैं, बी बोलता है कि ए के लोग ऐसा करते हैं और ये साइकिल चक्र चलता जाता है। ठीक है, ओके। तो ये बोला डॉइश एंड डॉइश ने कि क्या होता है, समूहों के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, ए धर्म बी धर्म से बात ही नहीं करेगा, जब तक बात नहीं करेगा चीजें कैसे रिजॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, संदेह उत्पन्न करता है। वही बात करें इंडिविजुअल तौर के ऊपर तो यहाँ पे पति है और यहाँ पे पत्नी है। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। पति ऑफिस जाएगा आएगा, पत्नी अपने दिन भर काम करेंगी और रात में भी इन लोग संप्रेषण बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल तौर पे भी क्या होता है, यहाँ पे संदेह एक दूसरे के प्रति संदेह को उत्पन्न करता है। जब बात ही नहीं करेंगे आप लोग तो क्या होगा, संदेह की उत्पत्ति होना लाजमी है। फिर हम बात करेंगे समूह अपने मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर देखना प्रारंभ कर देते हैं और अपने व्यवहारों को उचित एवं दूसरों के व्यवहारों को अनुचित मानने लगते हैं। ए धर्म क्या बोलता है, ए धर्म बोलता है कि लास्ट टाइम आपने इस प्रकार से किया था तो इसके लिए ऐसा ऐसा करेंगे हम, और अपने व्यवहारों को हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बात करें, पति क्या बोलता है कि आपने हमने जो किया वो सब सही है, पत्नी क्या बोलती है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, और किसको जन्म देते हैं, वो द्वंद्व को देते हैं। ठीक है, अंतर समूह द्वंद्व की हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे प्रत्येक पक्ष अपनी शक्ति एवं वैधता को बढ़ाने का प्रयास करता है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ छोटे छोटे मुद्दों से बहुत बड़े मुद्दों की ओर जाते हुए द्वंद्व बढ़ने लगता है। ठीक है, ओके। तो बात होती है एक धर्म और बी धर्म की, बात होती है किसकी, यहाँ पे आपकी आपकी होती है वैक्सीन लगाने की। लेकिन क्या करता है, बात बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, लेकिन ए ग्रुप क्या करता है कि नहीं हमारी शक्ति बढ़े, हमारी वैलिडिटी बढ़े। ठीक है, तो इसके क्या करता है, छोटे मुद्दे को क्या बड़ा कर देता है, इसको बड़ा कर देता है। वही सेम बी ग्रुप भी क्या करता है, इसी प्रकार की चीजें करता है। ठीक इसी प्रकार ये तो बात हो गई समूह की। अगर इंडिविजुअल तौर पे बात करें, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वही मान के चलते हैं पति पत्नी का बेस्ट एग्जांपल। इसके अंदर क्या होता है, अपनी शक्ति पति दिखाएगा और पत्नी भी अपनी शक्ति दिखाएगी। ठीक है, और छोटी सी बात को क्या कर देंगे, वो राई का पहाड़ बना के अपने बीच क्या स्थापित कर लेंगे, द्वंद्व बढ़ने लग जाएगा। फिर एक बार जब द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है तो अनेक दूसरे कारक द्वंद्व को बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, दूध में नींबू डाल दिया, एक बार कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो अनेक दूसरे कारक द्वंद्व को बढ़ाने लगते हैं। अंतः समूह मत का दृढ़ीकरण, जो ग्रुप के अंदर है, जो समूह के अंदर है ना, उनका जो मत क्या होता है और स्ट्रांग होता जाता है। बाह्य समूह की ओर निर्दिष्ट सुस्पष्ट धमकी धमकी वगैरह देते हैं। प्रत्येक समूह की अधिकाधिक बदला लेने की प्रवृत्ति। ठीक है, और दूसरे पक्षों के द्वारा किसी का पक्ष लेने का निर्णय द्वंद्व में वृद्धि उत्पन्न करता है। तो यही सभी कारक थे बताए आपको डॉइच एंड डॉइच ने कि किस प्रकार से द्वंद्व क्या क्या हमको कॉन्सिक्वेंसेस परिणति झेलनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे द्वंद्व को कम कैसे करें। पहले हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और फिर अंत में बात करते हैं उसको कम कैसे करें। यहाँ पे देखते हैं, यदि हम द्वंद्व के कारण को जान लें तो इन्हें कम किया जा सकता है। द्वंद्व को कम करने के लिए वे प्रक्रियाएं जो उनको बढ़ाती हैं उनको विपरीत किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक युक्तियां सुझाई हैं, इनमें से कुछ निम्नांकित हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट तो होता रहेगा। उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण, शेरिफ के अध्ययन जिसे सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के खंड में पहले ही बताया जा चुका है। ये हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट की, स्पेशल लेक्चर के अंदर। ने यह प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण करके अंतर समूह द्वंद्व को कम किया जा सकता है। एक उच्च कोटि लक्ष्य दोनों ही पक्षों के लिए परस्पर हितकारी होता है, अतः दोनों ही समूह सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण किस प्रकार से होगा कि हम जो गरीबी है उसकी तरफ हटाने का प्रयास करें, या फिर हम चांद पे जाने की हम बात करें, जिसमें क्या होगा, सबकी भलाई होगी, सबको वहां पे पानी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी ग्रुप, दोनों ग्रुप जो है ना, चाहे आप धर्म की बात करें चाहे जाति की बात करें, दोनों क्या करेंगे, इनका ध्यान पूरा किस पे होगा कि हम किस प्रकार से गरीबी हटाएं। गरीबी कैसे हटेगी, जब बहुत सारे पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग करेंगे मेहनत। ठीक है, और मेहनत करेंगे तो क्या होगा, इनका ध्यान उन सब बातों में नहीं जाएगा जो क्या उत्पन्न कर रही हैं, जो
द्वंद्व उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण करके हम क्या कर सकते हैं, द्वंद्व को कम कर सकते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि द्वंद्व किस प्रकार से कम होंगे। दूसरा है प्रत्यक्षण में परिवर्तन करना। अनुनय, शैक्षिक तथा मीडिया अपील और समूहों का समाज में भिन्न रूप से निरूपण इत्यादि के माध्यम से हम क्या करेंगे, उनका परसेप्शन चेंज कर देंगे, द्वंद्व में कमी लाई जा सकती है। ठीक है, ओके। और उसके बाद बात करें हम यहाँ पे, प्रारंभ से ही दूसरों के प्रति सहानुभूति को प्रोत्साहित करना सिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बचपन से ही सिखा दें ए ग्रुप के बच्चों को कि बी ग्रुप वाला जो लोग हैं वो खराब है, या फिर बी ग्रुप के बच्चों को कि ए ग्रुप वाले जो लोग हैं वो खराब है। ठीक है, पहले से ही हमको क्या सिखाना है, उनको दूसरों के प्रति सहानुभूति हमको बताना है। अंतर समूह संपर्क को बढ़ाना। यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप समूह के बीच संपर्क को बढ़ा देंगे। समूहों के बीच संपर्क को बढ़ाने से भी द्वंद्व को कम किया जा सकता है। सामुदायिक परियोजनाओं और गतिविधियों के द्वारा द्वंद्व में उलझे समूहों को तटस्थ मुद्दों या विचारों में संलग्न करा के द्वंद्व को कम किया जा सकता है। इसमें समूहों को एक साथ लाने की योजना होती है, जिससे कि वे एक दूसरे की विचारधाराओं को अधिक अच्छी तरह से समझने योग्य हो जाए। इतनी सी बात है जो आपने सुना है, एग्जाम्पल इसको बताते हैं अभी। और यह है आपकी समूह की सीमाओं का पुनः निर्धारण। समूह की सीमाओं के पुनः निर्धारण को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरी प्रविधि के रूप में सुझाया गया है। यह ऐसी दशाओं को उत्पन्न करके किया जा सकता है जिसमें समूह की सीमाओं को पुनः परिभाषित किया जाए कि समूह को करना क्या है, और समूह स्वयं को एक उभयनिष्ठ समूह से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। और फिर यहाँ पे आपकी है कि समझौता वार्ता। ये सब मेन बात इतनी सी है कि अगर आप दुश्मन को, ठीक है, मान लीजिए दो दुश्मन है ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों में बहुत गहरी दुश्मनी है, मतलब इनके बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। इनको आप क्या कर दीजिए, ए और बी को एक कमरे में बंद कर दीजिए, जब वो बाहर निकलेंगे तो वो दोस्त बन जाएंगे। सेम बात आपकी यहाँ पे भी कही गई है। ठीक है, उनके बीच क्या करना है, हमको अंतर समूह संपर्क को बढ़ाना है, मतलब इंटर ग्रुप मीटिंग्स वगैरह करानी है हमको यहाँ पे। और फिर यहाँ पे नेगोशिएशन की बात होगी, मीडिएशन की बात होगी, विभाजन, मध्यस्थता और विभाजन की बातें करनी होगी। उसी के साथ हमको संरचनात्मक समाधान की बात करनी होगी और दूसरे समूह के मानकों का आदर करना होगा। ठीक है, भारत जैसे बहुविध समाज में विभिन्न सामाजिक एवं संजातीय समूहों के प्रबल मानकों का आदर करना एवं उनके प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। यह देखा गया है कि विभिन्न समूहों के बीच होने वाले अनेक सांप्रदायिक दंगे इस प्रकार की असंवेदनशीलता के कारण ही हुए हैं। ठीक है, कोई एक ग्रुप है, एक समूह है, वो अपना कार्य कर रहा है, बी वाले ने क्या कर दिया, यहाँ आके कुछ दंगा फसाद कर दिया। सेम वही बी वाला अपना कुछ कर रहा है, ए वाले ने क्या कर दिया, यहाँ आके दंगा फसाद कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दूसरे समूह के मानकों का आदर नहीं करते हैं। आदर मानक क्या है, आपके नॉर्म्स। देखिए कितनी बार यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 8 के अंदर नॉर्म्स देखने को मिलेगा और ये सवाल भी आता है। ठीक है, तो आपके जो मानक है, नॉर्म्स है, इनको क्या करना होगा, आपको पालन करना होगा। अपने समूह में तो करना ही होगा, उसी के साथ साथ दूसरे के समूह में भी आपको पालन करना होगा। अगर आप केरला के समूह से हैं तो आपको अपने मानक, अपने नॉर्म्स का पालन करना होगा, और वहीं अगर आप चले जाते हैं हरियाणा तो वहां भी के नॉर्म्स का भी क्या करना होगा, आपको वहां पे पालन करना होगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये लेक्चर की समाप्ति, लेक्चर नंबर 10। और इसी के साथ आपकी सोशल साइकोलॉजी आपकी 89% कंप्लीट हो चुकी है। अब जाके पीवाईक्यूज देख सकते हैं, सवाल देख सकते हैं। जो बाकी के 11% बचे हैं उसको हम कवर करेंगे 11 नंबर के लेक्चर में। ठीक है, और एक बार आपको काम करना होगा, ये जो एनसीईआरटी थी, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो जाके एक बार उसकी फिर से आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। वैसे तो समझाया गया है आपको, लेकिन मान लीजिए फिर भी कुछ अगर डाउट आता है तो एक बार जाके उसको अपनी आंखों से एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर आपने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं, पहले जाके आप पीवाईक्यूज लगाइए। अगर वहाँ पीवाईक्यूज निकल रहे हैं तो उसके बाद आपको फिर से किताब देखने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कुछ नहीं भी समझ में आया है तो आगे के लेक्चर्स में 11th नंबर के लेक्चर में कवर किया जाएगा, और जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो आपको यूट्यूब पे या स्पेशल लेक्चर बना के आपको वो प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, इसी के साथ 10th नंबर का लेक्चर समाप्त। हम अग्रसर हैं किसकी ओर, हम अग्रसर हैं सोशल साइकोलॉजी को सिर्फ खत्म करने की ओर। जल्द ही ये फिनिश हो जाएगा। आप सवाल देख सकते हैं, सवाल निकल जाएंगे आपके, बशर्ते आपको क्या मालूम हो, आपको मालूम है एट्रीब्यूशन अच्छे से मालूम हो, इसकी थ्योरी अच्छे से मालूम हो, आपको मालूम हो कि नॉर्म्स क्या है, मानक क्या होते हैं, और आपको मालूम हो कि ग्रुप क्या है, समूह क्या है। ठीक है, ये सब बातें आपको मालूम रहेगी तो आपको पीवाईक्यू करने से कोई नहीं रोक सकता, और जो एग्जाम होने वाला है 2023 में उसके एमसीक्यू सॉल्व करने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। बस लेक्चर करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जैसे भी लेक्चर आ रहे हैं उनको करिए, नोट्स बनाइए। आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट है।
जो कम इंपॉर्टेंट है, जिनको कम महत्व देना है, उनको हम खुद ही नकार देते हैं। ठीक है, क्यों उसमें हमको समय ज़ाया नहीं करना है, हमको मेन चीज़ों पे हमको फोकस रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11।